दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको इसमें एक नैतिक शिक्षा मिलेगी। बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ ये स्टोरी है। उसके अलावा दोस्तों, ये जो स्टोरी है इसके अंदर आपको बहुत सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, यदि मैं इस स्टोरी के बारे में बात करूं तो इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए और एडवांस लेवल के ग्रामर के स्ट्रक्चर भी सीखने को मिलेंगे। आमतौर पर जो मैं स्टोरीज़ लाता हूँ आप देखेंगे कि वो ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट की स्टोरीज़ होती हैं, लेकिन ये जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है। लेकिन उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ एडवांस लेवल के ग्रामर के स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे, तो जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो और भी अच्छे से आप सीख पाएंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को पूरा सुनें, बिल्कुल ध्यान से सुनें, ताकि आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ सकें, एक एक चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और आप साथ में वर्ड मीनिंग को भी नोट करें और जो ग्रामर के नए स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा आप उन्हें नोट भी करें। उसके अलावा दोस्तों, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ओल्ड वुमेन्स हट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ वुमेन के बाद एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का, के, की। जब हम किसी व्यक्ति या किसी नाम के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। और HUT हट, हट का मतलब होता है झोंपड़ी। द ओल्ड वुमेन्स हट मतलब कि बूढ़ी महिला की या कह सकते हैं बूढ़ी औरत की झोंपड़ी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि इस कहानी में आपको बहुत अच्छे स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे, नए नए वर्ड आप सीखेंगे। और उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, कहानी का जो मॉरल है, जो कहानी की नैतिक शिक्षा है, बहुत ही प्यारी है, आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। विक्रमादित्य वॉज आ काइंड एंड जस्टिस लविंग किंग। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का मतलब है। सिंपल पास्ट का मतलब आप अच्छे से अब तक सीख चुके होंगे। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। उसके अलावा हमें ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ कभी भी किसी एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहाँ सिर्फ आपको वॉज वर्ब का या फिर इज एम आर का यूज़ करना होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर वॉज का प्रयोग किया जाता है, वरना वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका मतलब देखते हैं। विक्रमादित्य वॉज ए काइंड। दोस्तों, काइंड का मतलब, काइंड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयालु। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, ये एक नाउन है। और जस्टिस लविंग किंग का मतलब न्याय प्रिय राजा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? विक्रमादित्य वॉज ए काइंड एंड जस्टिस लविंग किंग, मतलब कि विक्रमादित्य एक दयालु और न्याय प्रिय राजा थे। इवन the gods descended from heaven to get some issues judged by him। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा स्ट्रक्चर है आप देखेंगे एक नया स्ट्रक्चर है, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि आपको कुछ नया स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर में गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले आप इस वर्ड का मतलब को नोट कीजिए। JUDEG, जज का मतलब जज होता है जो न्याय करते हैं, न्यायाधीश को जज कहा जाता है। उसके अलावा ये एक वर्ब भी है और वर्ब में इसका मतलब होता है किसी चीज़ का आकलन करना, किसी चीज़ का फैसला करना, न्याय करना, उसे भी जज कहा जाता है। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। जज एक नाउन है, उसके अलावा ये वर्ब है और यहाँ पर इसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है और ये थर्ड फॉर्म है। तो दोस्तों, यदि हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, यहाँ पर गेट के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है।
तो आप ये जानना चाहेंगे ये किस तरह का स्ट्रक्चर है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी काम को स्वयं ना करके किसी और के द्वारा वो काम करवाता है, तो वहाँ पर यदि आप प्रेजेंट में वाक्य को बनाते हैं वर्तमान में, तो वहाँ पर गेट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप ये शो करते हैं कि कोई व्यक्ति, जहाँ आप ये दिखाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति उस काम को खुद ना करके किसी और से वो काम करवाता है, तो वहाँ पर गेट के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके मतलब को समझते हैं ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। इवन द गॉड्स डिसेंडेड, दोस्तों डिसेंड का मतलब उतरना और ये सेकंड फॉर्म है। इवन द गॉड्स डिसेंडेड फ्रॉम हेवन, मतलब कि यहाँ तक कि जो देवता थे डिसेंडेड फ्रॉम हेवन, वो भी स्वर्ग से उतरते थे टू गेट सम इश्यूज जज्ड बाय हिम। और दोस्तों इश्यूज़ का मतलब होता है मुद्दे, मतलब कुछ मुद्दों का न्याय करवाने के लिए उनके द्वारा कुछ देवता भी, मतलब कि देवता भी स्वर्ग से उतरते थे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, अच्छे से समझ लीजिए। इवन द गॉड्स डिसेंडेड फ्रॉम हेवन टू गेट सम इश्यूज जज्ड बाय हिम, मतलब यहाँ तक कि देवता भी स्वर्ग से उतरते थे टू गेट सम इश्यूज जज्ड बाय हिम, मतलब उनके द्वारा कुछ मुद्दों को सुलझाने के लिए, उनके द्वारा कुछ मुद्दों का न्याय करवाने के लिए। चलिए आगे देखिए। वंस, एक बार, ही डिसाइडेड टू बिल्ड आ ब्यूटीफुल पैलेस ऑन द रिवर बैंक। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, डिसाइड मतलब फैसला करना, और ये सेकंड फॉर्म है और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और उसके बाद यहाँ एक और वर्ब का प्रयोग किया गया, बिल्ड। बिल्ड का मतलब बनाना। दोस्तों बिल्ड का प्रयोग अक्सर निर्माण, मकान, भवन का जो निर्माण होता है वहाँ पर इस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी मकान या भवन का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर बिल्ड का प्रयोग किया जाता है। बिल्ड मतलब बनाना होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, वंस, एक बार, ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल पैलेस, मतलब एक बार उन्होंने फैसला किया, निर्णय किया, टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल पैलेस, एक सुंदर महल बनाने का, ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार उन्होंने नदी के किनारे पर एक सुंदर महल बनाने का फैसला किया। चलिए आगे देखिए। द मिनिस्टर गॉट द वर्क स्टार्टेड एट वंस। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये जो अभी हमने पीछे स्ट्रक्चर को समझा था जहाँ पर गेट के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ व्यक्ति किसी काम को स्वयं न करके किसी और से करवाता है, तब इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। ये उसी स्ट्रक्चर का पास्ट का वाक्य है, मतलब पास्ट में, तो पास्ट में गेट की जगह गॉट का प्रयोग किया गया और साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। और वंस मतलब तुरंत। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, एट वंस मतलब तुरंत होता है। द मिनिस्टर गॉट द वर्क स्टार्टेड एट वंस, मतलब मिनिस्टर ने, मंत्री ने तुरंत काम शुरू करवा दिया। दे वेंट देयर टू एग्जामिन द साइट। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। और आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, दे एक प्लूरल नाउन है और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। गो मतलब जाना, और ये सेकंड फॉर्म है वेंट। दे वेंट देयर, वे वहाँ गए। टू एग्जामिन जांच करने। द साइट, दोस्तों साइट का मतलब होता है निर्माण स्थल। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, दे वेंट देयर टू एग्जामिन द साइट, मतलब वे लोग वहाँ गए निर्माण स्थल की जांच करने के लिए। चलिए, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट बट देयर अरोज आ प्रॉब्लम। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों ये जो वर्ड है अराइज की सेकंड फॉर्म है। अरोज का मतलब होता है उत्पन्न होना। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट मतलब सब कुछ ठीक था, बट देयर अरोज अ प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ एक समस्या उत्पन्न हो गई। चलिए आगे देखिए, आगे हमें पता लगेगा क्या समस्या थी वो। देयर वॉज अ हट ऑफ एन ओल्ड वुमेन नियर द पैलेस साइट। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। देयर वॉज ए हट ऑफ एन ओल्ड वुमेन नियर द पैलेस साइट। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो पैलेस साइट थी, मतलब जो महल का जो निर्माण स्थल था, वहाँ पर एक बूढ़ी महिला की वहाँ एक झोंपड़ी भी थी। देयर वॉज ए हट ऑफ एन ओल्ड वुमेन नियर द पैलेस साइट, मतलब कि महल का जो निर्माण स्थल था उसके पास एक बूढ़ी महिला की झोंपड़ी थी। इट
वॉज स्पॉइलिंग द ग्रेस ऑफ द पैलेस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य मतलब होता है जब हम ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है, जहां पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ना या फिर ख़राब करना, और ग्रेस का मतलब होता है शोभा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, इट वॉज स्पॉइलिंग द ग्रेस ऑफ द पैलेस। मतलब, और ये जो इट है वो झोंपड़ी के लिए यूज़ की गई है, जैसा यहाँ पर हम देख रहे हैं कहानी के अंदर कि जब वो लोग वहाँ पर गए मिनिस्टर और उसके लोग वो देखने के लिए कि सब कुछ ठीक था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर जहाँ पर वो उस भवन का, उस महल का निर्माण होना था, उस स्थल पर एक बूढ़ी महिला की झोंपड़ी थी। तो ये उसी झोंपड़ी के बारे में बात हो रही है। इट वॉज स्पॉइलिंग द ग्रेस ऑफ द पैलेस, मतलब कि वो महल की जो शोभा थी वो उसको ख़राब कर रही थी। क्या कर रही थी, वो जो झोंपड़ी थी। चलिए आगे देखिए। द मिनिस्टर रिपोर्टेड द मैटर टू द किंग। रिपोर्ट करने का मतलब है खबर करना। जो मिनिस्टर था, रिपोर्टेड द मैटर टू द किंग, मतलब मंत्री ने इस मैटर को, इस मामले को की खबर राजा को दी। चलिए आगे देखिए। द किंग सेंट फॉर द ओल्ड वुमेन। सेंट मतलब बुलवाना। द किंग सेंट फॉर द ओल्ड वुमेन, मतलब जो राजा थे उन्होंने बूढ़ी महिला को बुलवाया। एंड ट्राइड टू बाय हर हट। एंड ट्राई टू बाय हर हट, और उसकी झोंपड़ी को ख़रीदने की कोशिश की। एट अ गुड प्राइस, एक अच्छे दाम पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि राजा ने बूढ़ी महिला को बुलवाया और उसकी झोंपड़ी को एक अच्छे दाम में ख़रीदने की कोशिश की। द ओल्ड वुमेन वॉज एन एडामेंट कैरेक्टर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, एडामेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बिल्कुल अटल, ज़िद्दी किस्म का, तो उसे एडामेंट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द ओल्ड वुमेन वॉज एन एडामेंट कैरेक्टर। जो बूढ़ी महिला थी वो बहुत ज़िद्दी थी, मतलब वो ज़िद्दी स्वभाव की थी। शी सैड, उसने कहा, पार्डन मी योर ऑनर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना। शी सेड, उसने कहा, पार्डन मी योर ऑनर, मतलब माननीय महोदय मुझे माफ़ करिए या मुझे माफ़ करो। योर ऑफर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। एक्सेप्टेबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्वीकार करने योग्य। तो उसने क्या कहा, योर ऑफर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, मतलब जो आपका प्रस्ताव है वो मेरे लिए स्वीकार करने के योग्य नहीं है। द हर्ट इज़ मोर डियर टू मी दैन माई लाइफ। क्या अर्थ हुआ, डियर मतलब प्यारा। द हर्ट इज़ मोर डियर टू मी दैन माई लाइफ। दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्ड है आप इसे नोट कर लीजिए। THAN, आपने एक और देन सुना होगा THEN, उसका मतलब होता है तब, और ये है THAN। दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक ही है लेकिन इसकी स्पेलिंग में फ़र्क है। ये जो आप स्पेलिंग देख रहे हैं ये है THAN, इसको भी तब पढ़ा जाता है, इसको भी देन पढ़ा जाता है, लेकिन हम इसका प्रयोग जब करते हैं जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो से के लिए देन का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जब आप तुलना के लिए वर्ड का यूज़ करेंगे जहाँ पर आपको से लगाना है तो उसके लिए आपको देन का प्रयोग करना होगा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द हर्ट इज़ मोर डियर टू मी दैन माई लाइफ, मतलब कि झोंपड़ी, ये जो मतलब जो झोंपड़ी है वो मुझे मेरे जीवन से भी ज़्यादा प्यारी है, तो इसलिए से लगाया, मेरे जीवन से भी ज़्यादा मुझे प्यारी है, ऐसा उसने कहा। आई लिव्ड ऑल माई लाइफ इन इट, मतलब मैं अपने पूरे जीवन इसमें रही। एंड आई वॉन्ट टू डाई इन इट, और मैं इसमें मरना चाहती हूँ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो उसने क्या कहा, आई लिव्ड ऑल माई लाइफ इन इट एंड आई वॉन्ट टू डाई इन इट, मतलब मैं अपने पूरे जीवन यहाँ रही और आई वॉन्ट टू डाई इन इट, और मैं इसमें मरना चाहती हूँ। इट इज़ द ओनली मेमोरी ऑफ माई लेट हस्बैंड। लेट हस्बैंड का मतलब हो गया स्वर्गवासी या कह सकते हैं दिवंगत। तो उसने क्या कहा, इट इज़ द ओनली मेमोरी, मतलब ये एक इकलौती एक स्मृति है या कह सकते हैं याद है, किसकी, ऑफ माई लेट हस्बैंड, मेरे दिवंगत पति की, मतलब जो मेरे स्वर्गवासी पति हैं उनकी ये एक इकलौती याद है या कह सकते हैं स्मृति है। चलिए आगे देखिए। द किंग थॉट फॉर क्वाइट सम टाइम एंड स्पोक। क्या कहा, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। थिंक मतलब होता है सोचना और सेकंड फॉर्म है थॉट। द किंग थॉट फॉर क्वाइट सम टाइम, मतलब जो राजा थे उन्होंने कुछ देर तक सोचा, एंड स्पोक और फिर बोले, लेट
पीपल सी माई पैलेस एंड हर हट स्टैंडिंग साइड बाय साइड। उन्होंने क्या कहा, लेट पीपल सी मतलब लोगों को देखने दो, माई पैलेस मेरे महल को, एंड हर हट और उसकी झोंपड़ी को, स्टैंडिंग खड़े हुए, साइड बाय साइड एक दूसरे के बराबर में। तो जो राजा थे उन्होंने मतलब थोड़ी देर सोचा और उन्होंने फिर क्या बात कही कि लोगों को मेरे महल और इनकी झोंपड़ी है उसे एक साथ खड़े हुए देखने दो। दे विल अप्रिशिएट माई टेस्ट फॉर ब्यूटी एंड लव फॉर जस्टिस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। अप्रिशिएट वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना, सराहना करना। तो उन्होंने क्या कहा, दे विल अप्रिशिएट माई टेस्ट फॉर ब्यूटी एंड लव फॉर जस्टिस। मतलब दे मतलब वे लोग मतलब वे जो मेरी सुंदरता के प्रति जो मेरी पसंद है और जो मेरा प्यार है न्याय के लिए, वो उसकी सराहना करेंगे। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। दे विल अप्रिशिएट माई टेस्ट फॉर ब्यूटी मतलब वह सराहना करेंगे जो मेरी सुंदरता के प्रति जो सुंदरता के प्रति जो मेरा टेस्ट है, या कह सकते हैं सुंदरता के प्रति जो मेरी पसंद है, लोग उसकी सराहना करेंगे। एंड लव फॉर जस्टिस और जो प्यार है न्याय के लिए, वो लोग उसकी सराहना करेंगे। चलिए, तो दोस्तों इससे आप समझ ही गए होंगे कि जो राजा थे, जाहिर सी बात है उन्होंने उस बूढ़ी औरत का जो झोंपड़ी खरीदने का जो इरादा था वो उन्होंने छोड़ दिया। और वो इस बात को दिखाना चाहते थे कि जो लोग हैं वो इस बात को देखें कि जो राजा थे मतलब वो एक तरह से न्यायप्रिय राजा थे, इसी वजह से उन्होंने इसकी झोंपड़ी को नहीं हटवाया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो गिस्ट है मतलब जो जिसे हम कहते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन, वो भी एक बार देख लेते हैं क्या है। और इसके अंदर भी आपको सीखेंगे। अ मैन अचीव्स ग्रेटनेस व्हेन ही बिगिंस टू वैल्यू द थॉट्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स। क्या अर्थ हुआ, अ मैन अचीव्स। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। आप इसे नोट कर सकते हैं। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो फिफ्थ फॉर्म लगाई जाती है। आप इसका मतलब आप इस वर्ब की मीनिंग को नोट कर लीजिए। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना, और ग्रेटनेस एक नाउन है जिसका मतलब महानता। अ मैन अचीव्स ग्रेटनेस मतलब एक आदमी महानता हासिल करता है जब ही बिगिंस वो शुरू करता है, टू वैल्यू कदर करना शुरू करता है, द थॉट्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ अदर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक जो आदमी है मतलब एक व्यक्ति महानता हासिल करता है जब वो दूसरों के विचारों और उनकी भावनाओं की कदर करना शुरू करता है। बिगिन मतलब शुरू करना। फॉर जस्टिस ऑल आर इक्वल, फॉर जस्टिस मतलब न्याय के लिए, ऑल आर इक्वल सभी समान हैं। विक्रमादित्य could have easily got the old woman's hut removed। क्या अर्थ हुआ, जो विक्रमादित्य थे वो आसानी से उस बूढ़ी महिला की जो झोंपड़ी थी उसे हटवा सकते थे, बट लेकिन दैट वुड हैव डिस्ट्रॉयड हिज इमेज, लेकिन इस चीज़ ने उनकी जो छवि है उसको ख़राब कर दिया होता, धूमिल कर दिया होता एज ए जस्टिस लविंग किंग। मतलब जो उनकी छवि थी, जो उनकी छवि एक न्यायप्रिय राजा के रूप में, उसको उसने ख़राब कर दिया होता यदि उन्होंने उसको हटवाया होता। चलिए, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके अलावा आपने इस कहानी से बहुत ही अच्छी चीज़ सीखी होगी। जैसा इस कहानी में हमने देखा कि जो राजा साहब थे विक्रमादित्य, यदि वो चाहते तो बहुत ही आसानी से उस बूढ़ी महिला की झोंपड़ी को वो हटवा सकते थे क्योंकि वो एक राजा थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो एक न्यायप्रिय राजा थे। यदि वो ऐसा करते तो शायद कहीं ना कहीं उनकी जो छवि थी वो उससे ख़राब होती, और जो उनकी छवि थी वो एक न्यायप्रिय राजा के रूप में थी। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमें भी ये सीखने को मिलता है, जैसा हमने यहाँ पर इस लाइन में देखा कि अ मैन अचीव्स ग्रेटनेस व्हेन ही बिगिंस टू वैल्यू द थॉट्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स। ये जो लाइन है बहुत ही एक तरह से बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली लाइन है कि जो एक व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, वो महानता जब ही हासिल करता है जब वो दूसरों के विचारों को और उनकी भावनाओं की कद्र करना शुरू करता है। क्योंकि यदि दोस्तों हम दूसरों की भावनाओं की या दूसरों के विचारों की कद्र नहीं करेंगे तो हम कभी भी एक अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते। तो दोस्तों ये स्टोरी बस यहीं तक थी, और अब मैं आपको 2 वर्ड देता हूँ जिन्हें आपको इस सेंटेंसेस बनाना है और उन्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए।
अप्रिशिएट, दोस्तों इसे अप्रिशिएट पढ़ेंगे। ये एक वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, सराहना करना। आप एक सेंटेंस बनाएंगे जहां आप इस वर्ड का यूज़ करेंगे। और आप दूसरा वर्ड भी नोट कर लीजिए, जस्टिस। जस्टिस एक नाउन है जिसका मतलब होता है न्याय। आप एक वाक्य बनाएंगे जहां आप इस शब्द का, इस वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आज मैंने आपको 2 शब्द दिए हैं इस कहानी से। पहला है अप्रिशिएट, जो कि एक वर्ब है। वर्ब मतलब ये क्रिया है, आप इसे यूज़ करेंगे, एक वाक्य बनाएंगे। और दूसरा ये वर्ड है जस्टिस, जो कि एक नाउन है, मतलब कि संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है न्याय। और आप इसको भी एक वाक्य में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से 2 सेंटेंस आपको बनाने हैं और कमेंट सेक्शन में बताने हैं। दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।